नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपको पता है हमारे जो चैनल है इसमें हम क्या करते हैं कि केवी से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। ठीक है, जैसे मैं केवी में टीचर हूँ तो मुझे जो वहाँ पता चलता रहता है मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। देखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक है वो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक हाउसवाइफ और एक आपकी जो वर्किंग पर्सन होते हैं वो कैसे केवी को फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करें। देखिए, जब मैंने जॉब ली थी मैं भी हाउसवाइफ थी, मेरा एक छोटा बेटा था और मुझे तो वो टेंशन्स भी बहुत ज़्यादा थी। उसी बीच में मैंने कैसे पहली ही बार में केवी का एग्ज़ाम क्लियर किया, तो उसकी जो कुछ टिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको ना ये माइंड में सेट कर लेना है कि केवी का एग्ज़ाम ना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, है ना? जितना इश्यू बना देते हैं ना वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है केवी का एग्ज़ाम। एक नॉर्मल एग्ज़ाम है, अगर आप कंसिस्टेंसी से करेंगे तो आप पहली ही बार में केवी क्लियर कर लेंगे। देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा बैंक और एसएससी। देखिएगा, मैंने बैंक के भी एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने एसएससी के भी एग्ज़ाम दिए हैं। एसएससी मेरा प्रीलिम्स और मेंस सब क्लियर हुआ था, ठीक है? तो और जो बैंक है वहाँ पे बैंक पीओ का भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, इंटरव्यू में रह गई थी। तो मतलब मैंने इनके भी एग्ज़ाम दिए, इनके एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है इनमें, है ना? आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लें। हालाँकि 2022-23 वाला एग्ज़ाम भी केवी का ऐसा ही था कि उसमें पेडागोजी से रिलेटेड ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि आदमी यही सोचने लगता था, अरे! ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन चलो उस पोर्शन को छोड़ते हुए और अगर हम देखें कुछ चीज़ें तो केवी का एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता कि आप लोग एकदम से टेंशन में आ जाएँ। तो पहली बात हमें जो माइंड में सेट करनी है वो क्या है भाई कि केवी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल होता है जिसे आप पहली बार में क्लियर कर लेंगे। अब हमारी बात आती है कि एक हाउसवाइफ, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउसवाइफ की, जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा। वो कैसे भाई इस एग्ज़ाम को क्लियर करे, है ना? एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी, ऊपर से टेंशन्स का माहौल भी रहता है घर में, है ना? ऐसा तो नहीं होता कि हमें जन्नत मिल जाती है बिल्कुल शादी के बाद, ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं, तो उनकी वजह से हमें कैसे अपने माइंड को बिल्कुल शांत और कूल रख के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अगर आप देखो, अभी हमारे एग्ज़ाम कम से कम 3 महीने मान के चलो आप, 3 मंथ, है ना? 3 मंथ्स तो अभी एग्ज़ाम होता ही नहीं है क्योंकि अभी ना नोटिफ़िकेशन आया, अभी नोटिफ़िकेशन आएगा, फिर फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद भी आपको कम से कम 2 महीने बाद एग्ज़ाम डेट होगी, तो अपने 3 महीने मान के चल लेते हैं। अब अगर 3 महीने में देखो आप अगर 4 घंटे भी निकाल लेते हो ना आप, 4 घंटे भी, ठीक है? तो यानी कि आप कितने बैठते हैं, 1 महीने में अगर मान लिया 4 घंटे आपके डेली हो गए, 120 घंटे आपके 1 महीने में हो गए, है ना? और 120 घंटे में अगर आप फिर 3 महीने तक यानी कि 120 घंटे, 120 तो कितने हो गया? आपका 360 घंटे, हुँ? तो ये आप कम से कम भी वही आपका मतलब आप इतना पढ़ सकते हैं, ठीक है? आप इतना पढ़ सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना होगा, लेकिन आपको अगर 4 घंटे आपने सोचा है ना, तो 4 घंटे आपको भई करने ही करने होंगे। अगर हो सकता है घर में किसी दिन गेस्ट आ जाएँ, है ना? कोई टेंशन्स हो जाए आपको और आप उस दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप क्या कर लेना है, आपको एक उसी वीक में जैसे मान लें 1 वीक है, 1 वीक में आपको आप घंटे बढ़ा लेने हैं, यानी कि अब 4 घंटे की बजाय 5 घंटे कर लेने हैं आपको, ठीक है? डेली 5-5 घंटे अब आपको पढ़ना है, लेकिन आपको अपना सेट करना पड़ेगा कि नहीं भाई मुझे तो पढ़ना ही है, ठीक है? इसके लिए क्या करें आप, देखो आप अभी आप अगर आप पहले हम बात करते हैं, चलिए पहले प्राइमरी की बात कर लेते हैं, पीआरटी की, ठीक है? उसके बाद टीजीटी की भी बात करेंगे और उसके बाद पीजीटी की भी बातें करेंगे, ठीक है? देखो अगर आप प्राइमरी हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना, मैथ्स, रीज़निंग, हिंदी, इंग्लिश, है ना? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पेडागोजी, एनसीईआरटी की बुक, है ना? एनसीईआरटी जितनी भी हैं वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है? अब इसके लिए क्या करें भई आपको? अब आपको डेली देखिएगा ये वाला पोर्शन है ना, इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अभी देखो ये कितने मार्क्स का होगा ये तो डिपेंड करेगा, बट हम कम से कम से 10 मार्क्स तो मान के ही चलो अपने कि भई 10 नंबर का तो ये आएगा ही। इसका भी आप कम से कम 10 तो मान ही लो, 20 भी मान लो चलो, ठीक है? 20-20, ठीक है? पेडागोजी भी आप 20 ही मान लेते हैं। जब मैंने 2018 में सिलेक्शन लिया था तब 20 की थी, ठीक है? और एनसीईआरटी भी आप मान लो, चलो 30 मान लो, ठीक है? ये अभी हम तो मान ही रहे हैं, इसको ये श्योर नहीं है, ठीक है? मैं ये भी आपका 10 मान लूँ, ठीक है? अब आपको क्या करना है भाई, इन्हें आप रीज़निंग आपको बिल्कुल पहले रोज़ाना आप रीज़निंग जैसे मान लें पढ़ते-पढ़ते थक गए, तो रीज़निंग के तो तब कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। इसके लिए आपको फिक्स नहीं करना कि हाँ भाई मुझे अलग से ही टाइम देना है, नहीं। आप क्या कर रहे हैं, इसको दीजिए टाइम हिंदी को। हिंदी में आप बहुत बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं। मेरे तो हिंदी में 20 में से 20 थे, जब मेरे यहाँ पे हिंदी का हुआ था, ठीक है? क्योंकि मैंने हिंदी बहुत ध्यान से पढ़ी थी, कुछ मुझे हिंदी अच्छी भी लगती थी और ये कुछ हमारी मदर टंग है यानी मातृभाषा है हमारी, तो इसलिए। अब देखो सबसे पहले आप क्या करो भाई, हिंदी ही ले लो। अब हिंदी में आपको क्या करना है, डेली, डेली आपको क्या करना है भाई, 5 पर्यायवाची याद करने हैं,
ठीक है, 5 पर्यायवाची, और याद करने हैं, कैसे लिख के याद करने हैं, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, तो 5 पर्यायवाची है, उनकी मात्रा, हलंत और जो भी है सबका, कि छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, और ये वाला र लगता है या फिर ये वाला र लगता है। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो डेली हमने 5 पर्यायवाची कर लिए। ठीक है, ये आपको डेली करना है भाई। देखो, इसमें आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने जो की थी ना, देखिएगा, जब मैंने जॉब ली, मेरी लाइफ में बहुत ही टेंशन्स थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं सच में मतलब जो मुझे जानते हैं वो कहते हैं कितनी टेंशन में आपने जॉब ले कैसे ली। बट मुझे पता था कि मैं मतलब या डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी मेरे लिए, या तो करना है या फिर मरना है। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ा है। डेली मैं पर्यायवाची का टारगेट रखती थी। डेली विलोम शब्द में इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। आपको कैसे लगेगा विलोम शब्द तो मैं कर लूँगा, हालांकि उनको करने में मज़ा आता है, बट फिर भी कुछ वर्ड ऐसे होंगे कि जो आपके आते आते भी गलत हो जाएंगे। वो आपको जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तभी पता चलेगा, अरे मैं तो इसका विलोम शब्द ये सोच रहा था। ठीक है, एक आप वर्तनी जरूर कीजिएगा। ठीक है, वर्तनी बहुत आता है, ये डेली आप इसमें से विलोम शब्द ले लेना 20 डेली। ठीक है, और वर्तनी कितनी लोगे, वर्तनी भी 10। इन्हें फिर लिख के भी देखना है, 5 पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी। एक आते हैं जिसे को इंग्लिश में होमोफोन्स बोलते हैं, यानी जो एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एक जैसे ही लगते हैं, जिनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है, जैसे कुल या फिर कूल, है ना, इस तरीके से तो होते हैं। तो इस तरीके डेली ये वाले 10 शब्द डेली ये ले लो। ठीक है, अभी ये वाले कर लो, तो इनको लिख के देखो अभी। तो मतलब थोड़ा 1 घंटे आपको डेली, 1 घंटा आपको क्या करना है, हिंदी देना है, हिंदी में। और एक और बात याद रखना, पीछे की साइड में मैंने आपको उस दिन में बताया था, देखो एक सेकंड, बुक यहीं रखी है, रुक जाइए, यहाँ से ज़रूर आता है केवी में 2 नंबर, यहाँ से बिल्कुल आपके फिक्स हैं। कौन से भाई, रुक जाइएगा, ये वाला दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन, ये वाला भाई आए मेरे यहाँ पे जब मैंने एग्जाम दिया था 2 नंबर आते ही आते हैं इसमें। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के काल की पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। ये मैं बुक आपको नहीं कर रही हूँ कि आप इस वाली बुक को लीजिए, नहीं, ये वाली बुक तो मैंने बाद में ली थी, आदित्य पब्लिकेशन, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब तो मैंने वाली बुक ली थी। एक ग्रीन कलर की आती है, देखो मैं उसका नाम भूल गई है, उसका फ्रंट पेपर ग्रीन कलर का आता है, मैं आपको उसका बताऊंगी, बहुत अच्छी बुक है। और पता है आपको, मैंने जब तक मैंने एक बुक ना, कितनी बार मैंने पूरी हिंदी की बुक कम से कम भी 10 बार पढ़ दी थी जब तक एग्जाम हुआ। और तब तक आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि जब एग्जाम होगा कुछ चीज़ें नहीं, हम पढ़ रहे हैं, नहीं भाई, आप जब एग्जाम होगा ना, तब तक आप कोई भी चीज़ कम से कम 5 या 6 बार रिविजन नहीं करेंगे ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें पीछे से 5-5 क्वेश्चन ये याद करने शुरू कर दो कि प्रथम कवि कौन था, प्रथम नाटक कौन सा था, प्रथम कहानी कौन सी थी, है ना, या फिर कौन सा काल छायावादी काल था, छायावादी काल के लेखक कौन थे, रीतिकाल के लेखक कौन थे, अष्टछाप में कौन कौन कवि आते हैं। इस तरह के डेली 5-5 क्वेश्चन ये करने शुरू कर दीजिए, यानी डेली हिंदी को दीजिए। और जैसे आज आपने पढ़ा ये वाला सब, कल अगला जो पढ़ोगे ना, नेक्स्ट पढ़ोगे, उससे पहले इसका रिवीजन करोगे जो आपने कल पढ़ा था। और पता है, मैं तो ऐसे भाई, मैं इतना पढ़ती थी ना उस टाइम पे, मतलब हालांकि मैंने ये कहा है कि केवी का एग्ज़ाम जो होता है वो टफ़ नहीं होता, बट मुझे लगता है कि शायद मैंने तैयारी उस लेवल की थी कि मुझे एग्ज़ाम इतना टफ़ नहीं लगा था। मैं खाना खाते खाते भी रिवीजन करती रहती थी। जैसे मान लिया मैंने पढ़ लिया, अब मैं खाना खाने बैठी हूँ, तो मैं रिवीजन, रात को जब हम लेटते हैं ना, तो हमारे माइंड में थॉट्स आने लगते हैं, बट मैं सोचती कि उस वाले काल का क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, करंट में क्या पढ़ा था, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से भाई आपको बहुत ही मेहनत करनी है ना। और वो मेहनत, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ कि होगी नहीं, हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मुझे ठीक है, तो इसमें ये होगा कि आपको डेली 1 घंटा हिंदी को देना है, जो जैसे मैंने बताया ऐसे आप लोग पढ़ना है उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं भाई हम इंग्लिश पे। ठीक है, इंग्लिश में क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं, इंग्लिश भी इतनी टफ नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको क्या करना है, वोकैबुलरी करनी है ना, और आपका ग्रामर का पोर्शन है इंग्लिश का, है ना, उसमें एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है ग्रामर में, और इंग्लिश आती है, और आपका क्या आता है, पैराग्राफ भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, इसमें इंग्लिश में आप क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में तो आप एसएससी के प्रैक्टिस सेट ले आओ भाई। ठीक है, एसएससी के प्रैक्टिस सेट मेरे पास रखे हुए थे, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने तो इससे पहले दिया हुआ था। हालांकि मेरा कुछ 4-5 साल के लिए बिल्कुल गैप हो गया था, लेकिन मैंने जो अपने पिछले 4-5 साल पहले वाली प्रैक्टिस सेट थे, मैंने उन्हीं को उठा लिया था, मैंने कुछ नया नहीं खरीदा था। तो फिर उसके बाद में क्या करा, आप एसएससी के एमटीएस लेवल के प्रैक्टिस सेट ले आओ, वहाँ से आप सारी इंग्लिश करते रहो, वहीं से आपकी सारी वोकैब कवर हो जाएगी, वहीं से, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो उन प्रैक्टिस सेट में होगा ना, आपको वही सब कुछ एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। एसएससी का ऐसा है, एसएससी की इंग्लिश जो आती है। ठीक है,
तो आपको वहाँ से वन वर्ड भी याद हो जाएंगे, इडियम फ्रेजेस भी याद हो जाएंगे, वोकेबलरी याद हो जाएगी, आप एरर फाइंड आउट और उसमें पैसेज वगैरह। लेकिन आपको ये सब करना बहुत मेहनत से है, ईमानदारी से, मतलब अगर एक आज प्रैक्टिस सेट लगाना है तो डेली लगाना ही है। अगर एक MTS का प्रैक्टिस सेट लिया है, इसमें 20 सेट्स हैं, तो क्या करना है, आज एक प्रैक्टिस सेट लगा लो। एक प्रैक्टिस सेट में मुश्किल से 20 मिनट लगेगी आपको। अब क्या करा, अगले दिन अब जो भी आपको आपकी गजा, फिर आप उसको चेक करोगे, जो जो गलतियां होगी ना उन पर बड़ा बड़ा सर्किल कर लेना कि भाई मुझसे कल ये गलत हुआ था। तो जब अगले दिन आप उस अगला प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तो एक सरसरी नजर पहले उस प्रैक्टिस सेट पे लगा लेना जो आपने एक दिन पहले किया होगा। समझ गए ना आप? तो उसको मतलब क्या करना है, आपको 20 दिन में 20 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, साथ के साथ आपको रिविजन। अब सैटरडे संडे में क्या करना है, जितने भी आपने प्रैक्टिस सेट लगाए थे, मान लिया आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनको 5 प्रैक्टिस सेट लग गए। अब सैटरडे में बैठोगे तो ये पहले इन 5 प्रैक्टिस सेट में देखना मैंने क्या क्या गलती की है, कौन सा मेरा इडियम फ्रेज गलत हुआ है, कौन सा मेरी वोकैब गलती हुई है, कौन से मेरे एरर, उनको पहले एक बार देख ले, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरह से इंग्लिश तो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी प्रैक्टिस सेट से। इंग्लिश के लिए और कुछ भी कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका हिंदी हो गया, वो हो गया। अब आपका रीजनिंग आता है, रीजनिंग का भी आप कोई प्रैक्टिस, रीजनिंग भी आप ना जो आप MTS का प्रैक्टिस सेट लाओगे उसमें रीजनिंग भी रहेगी। रीजनिंग आपको डेली वहाँ से लगा लेनी है, ठीक है। रीजनिंग करने में मज़ा आता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप बोर हो गए तो रीजनिंग उठा ली बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका रीजनिंग हो गया। फिर मैथ्स भी आप इसी प्रैक्टिस सेट से कवर कर लेना। इसी में ही आपका क्या होता है, जब आप MTS का प्रैक्टिस सेट लाओगे तो उसमें आपको 4-5 पोर्शन मिलेंगे, इंग्लिश मिलेगी, GS मिलेगी, मैथ्स मिलेगा और रीजनिंग मिलेगी, ठीक है। आप वहाँ से इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स वहीं से कवर कर लेना उसी प्रैक्टिस सेट से। मैंने तो वही देखो ऐसे ही किया था। फिर उसके बाद होता है, बचता है आपका अब आप NCERT है ना, NCERT की बुक जरूर पढ़ लेना आप 1 to 5, ठीक है। NCERT की भैया आपको 1 to 5 आपको बुक्स जरूर पढ़ लेनी है एक बार। आप क्या करना है, मार्केट में जाना सीधा। अभी मुझे लगता है फिफ्थ और थर्ड की, नहीं फिफ्थ की, हाँ फिफ्थ की तो नई बुक है, इस बार चेंज हो रही है, ठीक है। बुक इस बार नहीं आ रही है फिफ्थ की, तो इस बार फिफ्थ की तो मत लेके आना, ठीक है आप। लेकिन आप क्या कर लेना, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इनकी बुक ले लो मार्केट से अभी। तो इनकी बुक से आप लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे से इनको। NCERT तो इतनी अच्छी वो है, इतनी पतली पतली सी है कि आप शायद 2 या 1 हफ्ते में सारी NCERT खत्म हो जाएंगी। उसमें EVS जो होता है ना, उसको ध्यान से देख लेना एक बार, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और किसी भी स्टोरी को देख लेना। चलिए आपका यहाँ से कवर हो गया। अब जब आप ना इस बार फर्स्ट और सेकंड की बुक्स भी इतनी अच्छी आ रही है बेटा, कि जब आप उनके पीछे की एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसमें भी मतलब आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ भी उन्होंने ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिएगा, ये हमारा हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, NCERT हो गया। बचता है आपका पेडागोजी, जो कि मेरा खुद का पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक था, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन मेरा बहुत ही वीक था, इससे मुझे डर लगता था, मुझे आज भी डर लगता है इससे, ठीक है। तो इसमें तो आपको बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास में कोई भी, आप किसी भी एक अच्छी सी कोई भी राइटर उनकी बुक ले लो, हिमांशी सिंह की ले लो, प्रतीक शिवालिक की ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है। हालांकि मैंने तो बुक नहीं ली थी, मैंने तो क्या किया था, कुछ यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा था। एक तो उस टाइम पे बैक टू स्कूल चैनल था एक, है ना, बैक टू स्कूल चैनल जो था, मैंने वहाँ से नोट्स बनाए थे। और फिर उसके बाद में मैंने जो भी आपके ना प्रैक्टिस, मैंने PYQ ले लिए थे, इसका यूथ पब्लिकेशन का आया था मेरा PYQ, वो मैंने ले लिया था। तो आप क्या करें, वहाँ से अभी ले लें। तो अब देखो, अब जो भी हाउस वाइफ हैं या फिर जो वर्किंग हैं, उनको क्या करना है, उनको अपना टाइम मैनेज करना है। देखो, अब आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, जब सब सो रहे होते हैं। आप क्या करें, आप मॉर्निंग में उठ जाइएगा 4 बजे, ठीक है। आपको 4 AM उठना ही उठना है। देखिए, कुछ ही महीनों की बात है, 2 या 3 महीनों की बात है, उसके बाद बस लाइफ टाइम आप आराम से उठिएगा, आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड करिएगा। लेकिन अभी आपको 4 बजे उठना ही उठना है। 4 से लेकर के 6 बजे तक आपके 2 घंटे बैठते हैं, है ना। और मैं तो मतलब देखिएगा, मतलब मैंने आपको बताया कि मैंने टेंशन में ही जॉब ली है, मैं तो 4 बजे उठ ही जाती थी बिल्कुल, क्योंकि मतलब मेरे माइंड में तो इतने सवाल चलते रहते थे ना, मेरी तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी। तो इसलिए मेरा तो कभी अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुल जाती थी 4 बजे, ठीक है। और अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे, जब आपको लगता है क्योंकि मुझे जॉब लेनी ही लेनी है, तो आपकी खुद ही नेचुरली आँख खुल जाएगी। अलार्म 5 मिनट बाद बजेगा, आप पहले उठ जाओगे। तो 4 से 6 आप क्या करिएगा, सुबह उठो, फ्रेश मतलब वही फ्रेश हो, पेस्ट करो, चाय बना लो, और फिर आप क्या करो, पढ़ना शुरू कर दो भाई, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर 4 से 6 में आप ऐसे सब्जेक्ट जैसे हिंदी ले लिया है ना, पहले तो आप क्या कर दो, उठते ही 10 क्वेश्चन रीजनिंग के लगा लो, ताकि आपको नींद ना आए और आपको मजा आ जाए, ठीक है। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के लगा लो, 2-3 क्वेश्चन मैथ के लगा लो। फिर उसके बाद आप क्या करो, फिर उसके बाद आप या तो हिंदी उठा लो या फिर इंग्लिश उठा लो, है ना। तो इन 2 घंटों में आप, हम सोच लेते हैं चलो हिंदी उठा लिया, आधा घंटा, है ना, आधा घंटा हमने इंग्लिश उठा लिया और आधा घंटा हमने हिंदी उठा लिया, और फिर हमने रीजनिंग भी 15 मिनट अपने रीजनिंग के ले लो, ठीक है।
फिर उसके बाद में आप यहाँ से पैडागोजी भी पढ़ लो भाई, पैडागोजी है ना। तो कुछ यानी कि आप 2 घंटे में 3-4 सब्जेक्ट अपने ले लो, यहाँ से आपको हो गया। फिर उसके बाद आप जैसे अगर कोई जॉब में है तो भाई अगर कोई टीचिंग लाइन में है तो उसे सुबह 7 बजे जाना पड़ेगा, 7 या 8 बजे, और 2 बजे वो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है यानी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जाते हैं तो एक काम कर लेंगे ना, यहाँ पे अपना 4 बजे से लेकर के 1 घंटा और बढ़ा लेंगे, जिनको 10 बजे जाना होता है 4 से 7 वो कर लेंगे भाई अपना, 4 से 7 एक बार पढ़ लो, फिर रात को कर लो आप। इसमें बीच में भी अगर आपको दिन में जैसे जो हाउस वाइफ है ना, बीच में तो 1 घंटा मिल ही जाएगा ना, तो आप 1 घंटा कहीं और बीच में लगा लो, यानी आपके सुबह 2 घंटे हो गए, 1 घंटा अब हो गया बीच में। और आप जब रात शाम को फिर से आप जो हाउस वाइफ है 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच मुझे लगता है टाइम मिल जाता है सबको, 1 घंटा आप 4 से 5 लगा लो, तो हाउस वाइफ के 4 घंटे कंप्लीट हो गए, 2 घंटा सुबह, फिर उसके बाद में 1 घंटा आपका 4 से लेकर के 5 में, और फिर 1 घंटा आपको रात को लगा लो, है ना, 1 घंटा आप रात लगा लीजिए, यानी कि 10 बजे अगर आपका काम खत्म हो रहा है तो फिर मुझे लगता है 10 बजे शायद नींद भी आ जाएगी, क्योंकि आप सुबह अगर 4 बजे उठे हुए हैं, है ना, तो आप एक काम करो, बस 10 बजे तो सो ही जाया करना, वरना तो फिर क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, थक जाओगी, कुछ नहीं दिमाग में आएगा। और मेरा तो ये था कि मैं तो 10 बजे नींद आ ही जाती थी। तो आप क्या करना, सुबह 4 से 6 हो गया आपका 2 घंटा, फिर आधा घंटा आप मतलब क्या करें ना, ऐसे कर लो ना, ईयरफोन लगा लो कान में, काम खाना बनाते बनाते काम करते करते, ठीक है, उसमें आप मतलब जैसे जीएस सुनते रहो, है ना, जीएस सुनते रहो, हिंदी को ही सुनते रहो, हिंदी के ट्रिक सुनते रहो, जैसे संधि वगैरह है ना, तो संधि की ट्रिक वगैरह भी तो होते हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो ट्रिक बताते हैं लर्न करने की, तो ईयरफोन लगा लिया, वहां से ऐसे लर्न कर लिया, है ना। आप मतलब कुछ तरीके हैं भाई, वो देखो खुद ढूंढने पड़ेंगे, खुद आपको मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और जो वर्किंग वाले हैं जिनको 10 से 5 की जॉब है, वो सुबह 4 से 7 आप कर लीजिए, सुबह 4 से 7 एक बार चले जाइए, पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप ऑफिस में भी लंच टाइम हो, वहाँ पे अपना रिविजन कर लो थोड़ा सा। फिर अगर आप कोई आ रहे हो जा रहे हो, कोई भाई देखो अगर मतलब मेट्रो वेट्रो में